इस कहानी की शुरुआत जूडी नाम की एक बनी से होती है, जो नाटक के थ्रू हमें बताती है कि आज से हजारों सालों पहले शिकारी शिकार को बहुत ही बेरहमी से मारा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये सोच बदल गई, क्योंकि अब शिकारी और शिकार साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जूडी सभी को बताती है कि हम अपनी फितरत को छोड़कर जो चाहे वो बन सकते हैं। जैसे जूडी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है ताकि वो दुनिया को और बेहतर बना सके। फिर वो बताती है कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जूटोपिया नाम का शहर है, जहाँ हमारे पूर्वजों ने ऐलान किया था कि सभी मिलजुल कर रह सकते हैं और कोई भी कुछ भी बन सकता है। फिर दिखाया जाता है कि जूडी के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी बनी पुलिस वाला नहीं बना है। तो जूडी उन्हें कहती है कि मैं दुनिया की पहली बनी कोप बनूंगी, क्योंकि मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती हूँ। तभी जूडी देखती है कि गिडियन उसके दोस्तों को परेशान करने के लिए उनके पीछे जा रहा है, तो जूडी भी उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि गिडियन उसके दोस्तों से कूपन छीन लेता है। तो जूडी उसे कहती है कि मेरे दोस्तों के कूपन उन्हें वापस कर दो। तो गिडियन उसे कहता है कि मत है तो ले लो, क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ। ये कहकर वो जूडी पर अटैक कर देता है, लेकिन जूडी फिर भी किसी तरह से कूपन हासिल कर लेती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनकर रहेगी। फिर हमें 15 साल बाद जूटोपिया पुलिस एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ जूडी भी कोप बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है, लेकिन वो रेबिट होने की वजह से कमजोर होती है, इसीलिए हर टेस्ट में हार जाती है। मगर वो हार नहीं मानती और दिन रात कोशिश करती है, जिससे वो हर एक टेस्ट पास करके अपनी क्लास में फर्स्ट आती है और वो पुलिस डिपार्टमेंट की फर्स्ट बनी कोप बनती है। फिर जूटोपिया के मेयर लायन हार्ट उसे सम्मानित करते हैं और उसे जूटोपिया के सिटी हॉल को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जूडी जूटोपिया जाने के लिए तैयार होती है। जूडी के मॉम डैड को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे फॉग से बचने के लिए स्प्रे देते हैं, क्योंकि बचपन में गिडियन ने उस पर हमला किया था। फिर जूडी ट्रेन से जूटोपिया जाने के लिए निकल जाती है। वो पूरे रास्ते सफर का मजा लेती है। जूटोपिया बहुत बड़ा शहर होता है, जहाँ सभी तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। जूडी अपने रेंट लिए हुए रूम में शिफ्ट हो जाती है, जो बहुत ही गंदा होता है। साथ ही वहाँ के पड़ोसी भी अजीब थे। सुबह जल्दी उठकर जूडी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। फिर वो अटेंडेंस रूम में जाती है, जहाँ सभी ऑफिसर मौजूद होते हैं। तभी चीफ बोगो वहाँ आकर सभी को बताते हैं कि 14 मेमल्स के गायब होने के केस दर्ज हुए हैं, जो सभी शिकारी थे। इसीलिए वो अपनी सभी टीम को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो जूडी को पार्किंग ड्यूटी देते हैं। ये देखकर जूडी उन्हें कहती है कि आप मुझे मामूली मत समझिए, मैं भी उन लापता मेमल्स को ढूंढ सकती हूँ। लेकिन चीफ बोगो उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि अगर तुम इतनी होनहार हो तो तुम्हारे लिए 100 चालान काटना तो बहुत आसान होगा। इससे जूडी को भी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो दोपहर तक 200 चालान काट कर दिखाएगी। वो पार्किंग व्हीकल लेकर वहाँ से निकल जाती है और 12 बजे से पहले पूरे 200 चालान काट देती है। तभी वहाँ निक नाम का लोमड़ी छिपकर कहीं जा रहा होता है, इसीलिए जूडी को उस पर शक होता है और उसका पीछा करती है। तो वो देखती है कि वो अपने बेटे को आइसक्रीम दिलाने के लिए शॉप में गया था, लेकिन शॉपकीपर उसे आइसक्रीम देने से मना कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ हाथियों का आइस पार्लर था। तो निक उसे कहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर हाथी बनना चाहता है, इसीलिए इसे हाथियों का खाना पसंद है। लेकिन फिर भी शॉपकीपर उसे आइसक्रीम देने से मना कर देता है। ये देखकर जूडी उसे अपने पैसों से खरीदकर आइसक्रीम देती है, जिससे निक और उसका बेबी बहुत खुश होता है और निक भी जूडी को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। जूडी वापस अपने काम पर लग जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि निक उस आइसक्रीम को पिघलाकर जार में भर रहा है और वो छोटा बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि निक का पार्टनर फिनिक था। ये देखकर जूडी उनका पीछा करती है, तो वो देखती है कि निक आइसक्रीम के लिक्विड से छोटी कैंडी आइसक्रीम बना रहा है। फिर वो उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। इससे जूडी को बहुत गुस्सा आता है और वो निक के पास जाकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझसे झूठ बोला, और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि तुमने बिना परमिट के खाने की चीजें बेची। तो निक उसे अपना परमिट दिखाता है और उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। और साथ ही उसे ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जूटोपिया आकर कोई भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारे काम की फिक्र नहीं करता, इसीलिए तुम चालान वाली बन गई हो। इन्हीं बातों में वो उसे सीमेंट में फंसा देता है और वहाँ से चला जाता है। जूडी बहुत थकी हुई घर पहुँचती है, जहाँ वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करती है और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि जूडी को पार्किंग ड्यूटी मिली है, क्योंकि इससे जूडी को चोरों को पकड़ना नहीं पड़ेगा। तो इससे जूडी सैड हो जाती है और आशा करती है कि उसका अगला दिन अच्छा हो। फिर अगले दिन वो वापस अपनी पार्किंग ड्यूटी पर लग जाती है, लेकिन अपने काम से परेशान हो चुकी थी। मगर तभी एक शॉपकीपर आकर उसे बताता है कि एक चोर मेरी दुकान लूट कर भाग रहा है। तो जूडी उसका पीछा करती है और उसे पकड़ने लगती है, लेकिन तभी वो चोर जूडी पर एक स्टेचू
ग्लेच उसे अटैक कर देता है, जिससे एक लेडी माउस उस डोनट के नीचे आने वाली होती है, लेकिन जूडी उसे बचा लेती है और वो उस चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। मगर चीफ बोगो उसके काम से खुश नहीं होते और उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने दिया हुआ काम तो पूरा नहीं किया और उस चोर को पकड़ा जिसने सिर्फ मामूली प्याज चुराए थे। तो जूडियो ने कहती है कि प्याज नहीं है बल्कि क्रोकोसाइडर है, जिससे नशीली चीजें बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी चीफ उसकी बात नहीं सुनते। तो जूडियो ने कहती है कि मुझे चालान काटने वाली नहीं बनना, मैं एक रियल पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो चीफ बोगो से कहते हैं कि जिंदगी कोई कार्टून फिल्म नहीं है कि एक अच्छा सा गाना गाया और सारे सपने पूरे हो जाए, इसीलिए तुम भी अपने सपने को भूल जाओ। तभी मिसिस ओटरटन वहाँ भागती हुई आ जाती है क्योंकि उसके पति 10 दिन से लापता थे। वो चीफ से कहती है कि मेरे पति का नाम एमिट ओटर है और वो 10 दिन से लापता है, जो फूल बेचा करते थे। तो चीफ उन्हें कहते हैं मुझे पता है, लेकिन अभी हमारे ऑफिसर बहुत बिजी हैं। तो मिसिस ओटरटन उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। यह देखकर जूडी उन्हें कहती है कि आपके पति को मैं ढूंढूंगी, जिससे मिसिस ओटरटन बहुत खुश होती है और वो जूडी को हक कर लेती है। ये देखकर चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो मिसिस ओटर को बाहर रुकने को कहते हैं। फिर वो जूडी पर गुस्सा होते हैं कि तुम कोई केस संभालने के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम मिसिस ओटरटन से माफी मांगोगी। फिर वो जैसे गेट खोलते हैं तो मिसिस ओटरटन ने बेलवेदा को सारी बात बता दी थी, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो मेयर को भी इस बारे में मैसेज कर देती है क्योंकि वो मेयर की असिस्टेंट थी। साथ ही बेलवेदा जूडी से ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना। इन सब से चीफ बोगो को भी जूडी को एक मौका देना पड़ता है, लेकिन वो उसे सिर्फ 48 घंटों का वक्त देते हैं और अगर वो इतने टाइम में एमिट ओटर को नहीं ढूंढ पाई तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। जूडी भी इस डील को मान लेती है। फिर वो क्लो हाउसर के पास केस फाइल लेने जाती है, लेकिन वो देखती है कि एमिट ओटर के खिलाफ ना तो कोई सबूत है ना ही कोई गवाह, बस एक फोटो होती है जब एमिट ओटर को आखिरी बार देखा गया था। क्लो हाउसर उसे कहता है कि तुम्हारी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक आईडी भी नहीं बनी है, इसीलिए इस केस को सोल्व करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो उस फोटो को बोतल से देखती है तो उसे एमिट के हाथ में चुस्की कैंडी दिखाई देती है, जो निक और उसका पार्टनर मिलकर बेचा करते थे। साथ ही उसे फोटो में निक भी दिखाई देता है, इससे वो बहुत खुश होती है। फिर वो एमिट के बारे में पूछताछ करने के लिए निक के पास जाती है, लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि मुझे अपने काम पर जाना है क्योंकि मैं एक दिन में $200 कमाता हूँ, जो तुम्हारे इस फालतू काम से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जूडी उसकी इन बातों को अपने पेन में रिकॉर्ड कर लेती है और उसे बताती है कि तुम 12 साल की उम्र से $200 कमाते आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक $14,60,000 कमा लिए हैं, लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी टैक्स जमा नहीं किया, इसीलिए तुम्हें 5 साल की जेल हो सकती है। इससे निक उसके जाल में फंस जाता है और जूडी उससे पूछती है कि तुम एमिट ओटर के बारे में क्या जानते हो। तो निक उसे कहता है कि मैं नहीं जानता क्यों कहाँ है, लेकिन मुझे इतना पता है क्यों कहाँ गया था। फिर वो उसे मिस्टिक स्प्रिंग के ओनर यक्स के पास लेकर जाता है, जो उसे बताता है कि एमिट ओटर पिछले 6 सालों से यहाँ योगा सीखने आते रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिनों से यहाँ नहीं आए और आखिरी बार जब वो यहाँ से गए थे तो एक पुरानी व्हाइट कलर की कार में बैठकर गए थे और उस कार का नंबर 29THD03 था। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। निक जूडी को कहता है कि अब तो कोई भी नंबर प्लेट से कार का पता कर सकता है, इसीलिए तुम मुझे वो पेन दे दो और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो जूडी को याद आता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक आईडी नहीं बनी है, इसीलिए उसे कहती है कि तुम मेरी नंबर प्लेट से कार ढूंढने में मदद करो। तो निक उसे अपने एक दोस्त फ्लैश के पास लेकर जाता है, जो आरटीओ में काम करता था, लेकिन आरटीओ में काम करने वाला सारा स्टाफ स्लॉट होता है, इसीलिए जब वो फ्लैश से कार का नंबर निकलवाने लगते हैं तो उसमें ही उन्हें शाम हो जाती है क्योंकि स्लॉट्स बहुत ही धीरे काम करते थे। फिर वो दोनों टंडर टाउन में पहुंचते हैं जहाँ वो कार पार्क की हुई थी। फिर वो उस कार की चेकिंग करने लगते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पूरी कार में पंजों के निशान हैं और उसमें उन्हें एमिट ओटर का पर्स भी मिलता है। तभी निक देखता है कि वहाँ गिलास पर भी लिखा हुआ है, जिससे वो काफी डर जाता है और वो जूडी को बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि ये टंडर टाउन के सबसे बड़े डॉन मिस्टर बिग की कार है और वो मुझसे नफरत करते हैं। तो जूडी उससे पूछती है कि तुमने उनके साथ क्या किया था। तो निक उसे बताता है कि मैंने एक बार उन्हें स्कंक के फर की शॉल बेची थी, लेकिन उन्हें पता चल गया कि वो स्कंक के बम की शॉल थी। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर बिग के आदमी आ जाते हैं और उन दोनों को लेकर मिस्टर बिग के पास जाते हैं। मिस्टर बिग असल में एक चूहा होता है। निक उनसे माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी कार है। तो मिस्टर बिग उसे कहते हैं कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारी मेहमान नवाजी की और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। फिर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन
लेकिन तुम फिर आ गए। तभी जूडी उन्हें कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं एमी टोटर के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे एविडेंस मिला है कि वो तुम्हारी कार में था, इसीलिए मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुमने उस ऑटर के साथ क्या किया। यह देखकर मिस्टर बिग उन दोनों गड्ढे में डालने को कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है जिसकी आज शादी थी और वो अपने डेड को बताती है कि जूडी वो ऑफिसर थी जिसने मेरी जान बचाई, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती। इसीलिए मिस्टर बिग उन दोनों को छोड़ देते हैं और वो जूडी से कहते हैं कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी ऑटर को ढूंढने में मदद करूंगा। फिर वो मिस्टर बिग की बेटी की शादी को एंजॉय करते हैं और मिस्टर बिग उन्हें बताते हैं कि एमिट मेरे परिवार की तरह ही है, क्योंकि वो मेरे लिए फूल लाता था और जब मैंने 10 दिन पहले उसे लेने के लिए गाड़ी भेजी तो वो रास्ते में बेकाबू हो गया और उसने मेरे ड्राइवर को मारने की कोशिश की। इससे जूडी बहुत हैरान होती है और वो मिस्टर बिग के ड्राइवर मांचे से मिलने के लिए रेड फॉरेस्ट जंगल में जाती है, जहाँ वो मांचे से पूछते हैं कि एमिट ऑटर के साथ क्या हुआ था। तो मांचे उन्हें बताता है कि जब मैं एमिट को लेकर मिस्टर बिग के पास जा रहा था तभी अचानक वो जंगली बन गया और मुझ पर हमला करके वहाँ से भाग गया, लेकिन वो चीखते हुए नाइट हाउलर्स का नाम ले रहा था। तो निक और जूडी उसे कहते हैं कि हमें अंदर चलकर आराम से बात करनी चाहिए, लेकिन तभी अचानक मांचेस को कुछ होने लगता है और वो जंगली बन जाता है। ये देखकर जूडी और निक वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मांचेस उनको मारने की कोशिश करता है। जूडी क्लो हाउसर को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमें वाइन तो हांगा में मदद की जरूरत है, क्योंकि एक जैगुआर जंगली बन गया है और हम पर हमला कर रहा है। तभी मांचेस निक पर हमला करने लगता है, मगर तभी जूडी मांचेस को एक हथकड़ी से बांध देती है, लेकिन तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ चीफ बोगो अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। जूडी उन्हें उस जैगुआर के पास लेकर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जूडी इससे बहुत हैरान होती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो जैगुआर जंगली हो गया था, लेकिन चीफ उसकी बात नहीं सुनते। तो जूडी उन्हें कहती है कि निक ने भी उसे देखा था। तो चीफ उसे कहते हैं कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये तो एक लोमड़ी है। फिर वो जूडी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी थी और तुमने अभी तक ऑटर को नहीं ढूंढा, इसीलिए तुम्हें शर्त के मुताबिक काम छोड़ना होगा। और जूडी भी उन्हें अपना बेस देने लगती है। यह देखकर निक को उसके लिए बुरा लगता है और वो चीफ को कहता है कि तुम 2 हफ्तों से ऑटर को नहीं ढूंढ पाए और तुमने इसे सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया और अभी भी 48 घंटे पूरे होने में 10 घंटे बाकी है और इतने टाइम में हम ऑटर को ढूंढ सकते हैं। ये कहकर वो स्काई ट्रॉली से वहाँ से निकल जाते हैं। जूडी निक को थैंक्स कहती है तो निक उसे समझाता है कि जो लोग हमें तंग करते हैं उन लोगों के सामने हमें कमजोर नहीं दिखना चाहिए। फिर उसे बताता है कि जब मैं 9 साल का था तो मैं रेंजर स्काउट का हिस्सा बनना चाहता था, इसीलिए मेरी मॉम ने एक एक पैसा जोड़कर मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीदी थी, लेकिन मैं मेरे ग्रुप में एक लौता शिकारी था। फिर भी मैं उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मेरे ग्रुप के दोस्तों ने मेरे मुंह पर पट्टा बांध दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोमड़ी हमेशा धोखेबाज ही होते हैं। इससे मेरा दिल टूट गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं तंग करने वालों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। तो जूडी निक को कहती है कि दुनिया चाहे कुछ भी समझे, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तभी निक देखता है कि हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए हमें उस पुल की फुटेज से पता चल सकता है कि उस जैगुआर के साथ क्या हुआ था। इससे वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जूडी के पास अपनी इलेक्ट्रॉनिक आईडी नहीं थी, इसीलिए असिस्टेंट वेलवेदा के पास जाते हैं, क्योंकि वो जूडी की अच्छी दोस्त बन गई थी। फिर वो तुजंगा की फुटेज देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि 2 वुल्फ उस जैगुआर को पकड़कर अपने साथ क्लिफ साइड पर लेकर चले गए थे। तो जूडी को लगता है कि ऑटर भी जरूर इनके पास ही होगा, इसीलिए वो चुपके से उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग में जानवरों पर टेस्ट किए जा रहे हैं और वहां सभी लापता जानवर कैद होते हैं, जिनके बारे में चीफ बोगो ने बताया था, लेकिन वो सभी जंगली बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ कोई आने लगता है, इसीलिए एक सेल में छिप जाते हैं। तभी वहाँ मेयर लोयनहार्ट आ जाते हैं, जो डॉक्टर पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि इतने दिनों से डॉक्टर इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि जानवर जंगलियों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेयर ने ही यहाँ इन सभी जानवरों कैद किया हुआ था। डॉक्टर मेयर को कहती है कि हमें इस बारे में सभी को बता देना चाहिए। तो मेयर उसे कहते हैं कि अगर सभी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मैं भी एक शिकारी हूँ। जूडी भी इन सभी बातों को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी उसके मॉम डैड का फोन आ जाता है, इसीलिए मेयर को पता चल जाता है कि वहाँ कोई घुस आया है, इसीलिए वो पूरी जगह को सील करवा देते हैं। लेकिन जूडी और निक टॉयलेट के थ्रू वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो चीफ बोगो को कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं, जिससे मेयर लोयनहार्ट को कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चीफ बोगो सभी रिपोर्टर को बता रहे होते हैं कि हमारी नई ऑफिसर ने सभी लापता मेमल्स को ढूंढ निकाला है। वहीं जूडी निक को कहती है कि मुझे तुम जैसे पार्टनर की जरूरत है। फिर वो उसे पुलिस फॉर्म देकर
लेकर स्टेज पर जाती है, जहाँ रिपोर्टर जूडी से पूछते हैं कि सिर्फ शिकारी जंगली क्यों बन रहे हैं। तो जूडी सभी को कहती है कि इसका तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका रिलेशन बायोलॉजी से हो सकता है, क्योंकि हजारों सालों पहले शिकारी जिंदा रहने के लिए खूंखार तरीकों से शिकार करते थे, लेकिन अब वो किसी तरह से अपने पुराने जंगली रूप में आ रहे हैं, इसीलिए हमें अलर्ट रहना होगा। फिर जूडी निक के पास जाती है तो निक उस पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो भी एक शिकारी था, इसीलिए उसे कहता है कि तुम्हारी सोच ये है कि शिकारी फिर से अपने जंगली रूप में आ रहे हैं और तुम्हें डर है कि कहीं मैं भी शिकारी न बन जाऊं, इसीलिए तुमने लोमड़ी भगाओ स्प्रे अपने पास रखा है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जूडी भी इससे काफी उदास हो जाती है और अब धीरे धीरे और शिकारी जानवर भी जंगली बनने लगते हैं, जिससे हर तरफ दहशत का माहौल बन चुका था और सभी शिकार शिकारी जानवरों से डरने लगे थे, जिससे अब जूटोपिया पूरी तरीके से बिखर रहा था। और अब ये जूटोपिया वो जूटोपिया नहीं रहा था जहाँ लोग मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं चीफ बोगो जूडी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि नई मेयर मेलवेदा तुमसे मिलना चाहती है, और अब वहाँ सभी शिकारी जानवरों को काम से निकाल दिया था। मेलवेदा जूडी को बताती है कि शहर की 90% आबादी शिकार है, इसीलिए सभी डरे हुए हैं और मैंने डिसाइड किया है कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट का नया चेहरा बनोगी। तो जूडी उन्हें कहती है कि मैं यहाँ दुनिया को बेहतर जगह बनाने आई थी, लेकिन मैंने इसे और बिगाड़ दिया और हर जगह नफरत फैलाई है, इसीलिए मैं इस बेच के लायक नहीं हूँ। और वो जॉब छोड़कर वहाँ से गाँव चली जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ सब्जियाँ बेचने लगती है, मगर वो काफी उदास होती है। तभी वहाँ गिडियन आ जाता है, जो अब जूडी के मॉम डैड का पार्टनर बन चुका था। गिडियन वही लोमड़ी होता है जिसने बचपन में जूडी को मारा था, लेकिन वो अब सुधर गया था। जूडी गिडियन के पास जाती है तो गिडियन उससे अपने बचपन की गलती के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे मिथिनी कैंपम होलीसीथिया नाम के पौधे के पास जाने लगते हैं, तो जूडी के डैड उन पर गुस्सा होते हैं और वो जूडी को समझाते हैं कि इन फूलों को नाइट हाउलर भी कहा जाता है, जिसे मैं कीड़ों को खेती से दूर रखने के लिए उगाता हूँ। लेकिन एक बार बचपन में मेरा भाई टेरी ने खा गया था, जिससे वो बिल्कुल जंगली की तरह हो गया और उसने तुम्हारी माँ को काटने की कोशिश की थी। इससे जूडी समझ जाती है कि हर कोई जंगली बन सकता है और मिस्टर बिग का ड्राइवर इन्हीं फूलों की बात कर रहा था और इनकी वजह से शिकारी जंगली हो रहे हैं। इससे वो बहुत खुश होती है और शहर जाने के लिए निकल जाती है। वो निक के पास जाती है जो एक पुल के नीचे रह रहा था। जूडी उसे पूरी बात बताती है कि कोई शिकारियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नाइट हाउलर एक जहरीले फूल होते हैं। लेकिन निक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उससे बहुत नाराज था। तो जूडी उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैं अपनी गलती की सजा शिकारियों को नहीं दे सकती, इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। और वो रोने लग जाती है तो निक भी उसे माफ कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और निक अपने पास कुछ ब्लूबेरी रख लेता है, क्योंकि उसे ब्लूबेरी बहुत पसंद थी। फिर वो उस चोर के पास पहुँचते हैं जिसने शुरुआत में नाइट हाउलर्स चुराए थे। जूडी उससे पूछती है कि तुम उन नाइट हाउलर्स का क्या करने वाले थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताता। तो उसे मिस्टर बिग के पास लेकर जाते हैं, जिससे वो चोर डर कर उन्हें बता देता है कि वो उन नाइट हाउलर्स को डग नाम के एक मेंढे को बेचने वाला था, जिसका अड्डा जमीन के नीचे है। फिर वो नीचे एक पुराने रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ एक पुरानी ट्रेन में डग का अड्डा था और वहाँ उसने बहुत सारे नाइट हाउलर के पौधे उगा रखे थे और वो उनकी मदद से एक खास तरह की गोलियां बनाया करता था और वही जानवरों को जंगली करता था, क्योंकि वहाँ सभी जंगली हुए जानवरों के फोटो लगे हुए थे। और आज वो अपने अगले शिकार पर जाने वाला था, क्योंकि कोई उसे इस काम के लिए पैसे देता था। फिर जब वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए बाहर जाता है तो जूडी उस डिब्बे को अंदर से लॉक कर देती है और वो उस ट्रेन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो मेंढे उन पर अटैक करते हैं, मगर वो किसी तरह से उनके हाथ से बच जाते हैं। लेकिन इस कोशिश में वो ट्रेन क्रैश हो जाती है और सारे सबूत भी जलकर राख हो जाते हैं। इससे जूडी बहुत उदास होती है, क्योंकि उनके पास पुलिस को बताने के लिए कोई सबूत नहीं था। मगर तभी निक उसे मेंढे का बैग दिखाता है जिसमें नाइट हाउलर की गोली रखी हुई थी। वो म्यूजियम से होते हुए पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मेयर मेलवेदा आ जाती है, क्योंकि वही नाइट हाउलर वाले प्लान के पीछे थी और वो जूडी से वो बैग लेने लगती है। लेकिन जूडी समझ जाती है कि मेलवेदा ही इन सब के पीछे है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर भागते हुए जूडी को चोट लग जाती है, इसीलिए जूडी निक को सबूत लेकर यहाँ से जाने को कहती है। मगर निक उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी एक मेंढा उन्हें हिट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं और मेलवेदा निक पर नाइट हाउलर गन से अटैक कर देती है, जिससे निक भी जंगली होने लगता है। लेकिन ये सब निक और जूडी का प्लान होता है, जिससे मेलवेदा खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो पेन में
में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और अब मेलवेदा को जूटोपिया में दहशत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जंगली बने सभी शिकारी नाइट हाउलर के एंटीडोट से ठीक हो जाते हैं। वहीं मेयर लायनहार्ट को जेल से आजाद कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने उन जानवरों को इसलिए कैद किया था क्योंकि वो जूटोपिया को बचाना चाहते थे। फिर दिखाया जाता है कि निक भी पुलिस ऑफिसर बन जाता है जिससे सभी खुश होते हैं और जूटोपिया अब पहले जैसा बन जाता है जहाँ शिकारी और शिकार मिलजुल कर रहते थे। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।